नमस्ते दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे। और रोज की तरह हम आज भी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही चल रही होगी। तो आपको और मोटिवेट करने के लिए लाए हम अपना मोटिवेशनल कोट। ये क्या कहता है कि लाइफ इज सक्सेशन ऑफ लेसन विच मस्ट बी लिव टू बी अंडरस्टूड। जी हाँ, लाइफ क्या है, जो लेसन्स हम सीखते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपने ज़िंदगी को उससे सुधारने की कोशिश करते हैं, अपने समाज को, अपने जो लोग हैं, हमारे जो परिवार है, उसमें कैसे हम सुधार लाते हैं, उनकी कंडीशंस में कैसे सुधार लाते हैं। तो ज़िंदगी इसी का नाम है कि रोज़ सीखना है और उस सीख को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज भी कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई क्वेश्चंस को सीखेंगे और उसके पीछे के स्टैटिक पॉइंट्स को भी जानेंगे और साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। ये क्वेश्चन कहता है कि विच इंडियन बॉलर बिकम्स जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? पहला ऑप्शन है ए मेघना सिंह, दूसरा ऑप्शन है बी रेणुका सिंह, तीसरा ऑप्शन है सी राजेश्वरी गायकवाड़, चौथा ऑप्शन है डी झूलन गोस्वामी। मतलब एक भारतीय गेंदबाज हाल ही में जो वर्ल्ड कप जो हो रहा है न्यूजीलैंड में, वहां पे उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर का रिकॉर्ड बनाया है। ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी झूलन गोस्वामी सही उत्तर है। यानी झूलन गोस्वामी ने जो है वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर्स में अपना स्थान बनाया, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन चुकी हैं वर्ल्ड कप में। और ये रिकॉर्ड अभी ये फिलहाल शेयर कर रही है किनके साथ? इनका नाम है ऑस्ट्रेलिया की लुइयन फुल, नाम याद रखिएगा, लुइयन फुल स्टोन्स। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये 1988 में जो उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था और ये रिकॉर्ड अभी तक था और अभी ये रिकॉर्ड को बराबर किया है झूलन गोस्वामी ने। एक और विकेट ले लेंगे तो ये रिकॉर्ड वो बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो लिन फिल्सन ने ये रिकॉर्ड बनाया था कुछ 20 मासों में और झूलन गोस्वामी ने कुछ 30 मैच खेले हैं वर्ल्ड कप के ये रिकॉर्ड बनाने के लिए। ठीक है, और वर्ल्ड कप कहाँ खेला जा रहा है? खेला जा रहा है न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो वर्ल्ड कप से और भी जो क्वेश्चन आगे बनेंगे जो भी हम आपको बताएंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है? सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स इज द बायोग्राफी ऑफ सोली सोराबजी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हु हैज क्रॉनिकल्ड दिस। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी की जीवनी है, इसे किसने लिपिबद्ध किया है? हमारा ऑप्शन है ए तुषार मेहता, बी कपिल सिब्बल, सी अभिनव चंद्रचूड़ या डी हरीश साल्वे। तो जानेंगे पहले सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अभिनव चंद्रचूड़। जी हाँ, अभिनव चंद्रचूड़ भी लॉ फॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो जो सोली सोराबजी थे ये एक प्रसिद्ध लॉयर थे और भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। तो अटॉर्नी जनरल कब से कब तक थे? 1998 से से 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल थे। कौन? सोली सोराबजी। ये काफ़ी फेमस नाम है और इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। क्यों? क्योंकि इनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, इसके ऊपर उन्होंने जो इसकी प्रतिबद्धता है, इसको कैसे प्रॉपराइज किया जाए, उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया। मतलब इस पर कोई डिस्ट्रक्शन लगना नहीं चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। तो ये काफ़ी फेमस नाम है और इनकी जीवनी आई है लाइफ एंड टाइम्स, इसके ऊपर सवाल बनने के काफ़ी चांसेस हैं, तो इसके बारे में जरूर पढ़िए। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है? प्रभा नरसिम्हन टू ज्वाइन कोलगेट पैल्मोलिव इंडिया एज एमडी एंड सीईओ सी विल रिप्लेस डैश। प्रभा नरसिम्हन कोलगेट पैल्मोलिव इंडिया में एमडी और सीईओ के रूप में शामिल होंगी, वह किनकी जगह लेंगी? ठीक है, हमारे ऑप्शन है ए राम राघवन, बी एम एस जैकब, सी अरविंद चिंतामणि या डी सुनील शर्मा। जान लेते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है राम राघवन। जी हाँ, राम राघवन अभी क्या है? अभी वो कोलगेट इंडिया पैल्मोलिव इंडिया के सीईओ हैं और इनका हो गया है प्रमोशन। ये अब जाएंगे जो कोलगेट की जो ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में जो ऑफिस है वहाँ पे। और ये कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कोलगेट की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। वहाँ पे ये जाएंगे एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इनकी जगह सीईओ भारत में लेंगी प्रभा नरसिम्हन। ये अपॉइंटमेंट होगी सितंबर में। तो इसके बारे में भी सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलगेट एक बहुत बड़ी कंपनी है डेंटल फील्ड में। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि रिसेंटली यूनेस्को हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट इन विच कंट्री टू प्रमोट लिटरेसी। हाल ही में यूनेस्को ने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस देश में एक परियोजना की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन है अल्जेरिया, बी साउथ सूडान, सी जाम्बिया या डी युगांडा। तो सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी साउथ सूडान। अब ये किस चीज पर प्रोजेक्ट है? तो ये प्रोजेक्ट का नाम है अ प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथन टेक्निकल वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका बारे में ये प्रोजेक्ट है
और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है साउथ सूडान में। साउथ सूडान अफ्रीका की काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है और यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता रहती है। तो यूनेस्को जो है ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाता है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? यूनेस्को का हेडक्वार्टर अभी पेरिस में। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है। आज के डेट में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ठीक है, यूनेस्को आपको पता है यूएन की एक संस्थान है, हेडक्वार्टर मैंने बता दिया पेरिस में है। आप इसके बारे में पढ़ें और आप बताएं कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, क्योंकि स्टैटिक जीके के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके जो हेड हैं या चीफ है या डायरेक्टर जनरल है वो कौन है। ठीक है, तो इन चीज़ें आपको पता होने चाहिए, इसके बारे में पढ़ें और यहाँ पे जो नोट्स आप बना रहे हैं वहाँ पे आप इसको मेंशन करें। तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 11th एडिशन ऑफ खेल महाकुंभ इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया है? हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। तो गुजरात में खेल महाकुंभ हो रहा है, हर साल होता है और इस बार का ये 11वां संस्करण है। तो 11वां संस्करण जो खेल महाकुंभ का यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। साथ में उन्होंने उद्घाटन किया है RRU का, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक नई बिल्डिंग बनी है, उसका उद्घाटन किया है और इनका जो पहला बैच होता है RRU का, उसके दीक्षांत समारोह में भी ये गए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे क्वेश्चन खेल महाकुंभ गुजरात के, अगर आप एग्जाम्स देना तो खेल महाकुंभ का अभी एक इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। खेल महाकुंभ क्या होता है, इसमें क्या क्या खेल्स होते हैं, क्या क्या तरह की किन किन तरह की खेलों को इसमें खेला जाता है और प्रतियोगिता किन लोगों के लिए होती है, तो ये सब की जानकारी आप जरूर रखें। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये क्या कहता है कि फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन जान लेते हैं, ए ग्वालियर, बी इंदौर, सी भोपाल या डी जबलपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। जी हाँ, ग्वालियर में क्या हुआ है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल खुला है। ड्रोन स्कूल खुलने का मतलब जो ड्रोन होती हैं आपने देखा होगा, जो हवा में थ्रू रिमोट हम उड़ाते हैं, लाइक 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा होगा, वहाँ पे ड्रोन का यूज़ हुआ है। तो जो ड्रोन होता है उसको बनाने की टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसके पीछे की क्या R&D होती है, इन तरह का रिसर्च वर्क यहाँ पे स्कूल में यहाँ पे होगा। और इसका उद्घाटन किया था MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इन दोनों ने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया था और भी कई जगहों पे ये स्कूल खुलने की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में ही। तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर रहा ये क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता है कि असम गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद विच बैंक टू प्रमोट स्टार्टअप? असम सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? हमारा ऑप्शन है ए बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी कैनरा बैंक या डी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, तो सही उत्तर है यही ऑप्शन नंबर डी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो असम सरकार ने स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सिडबी जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्जाम्स में एक और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है, बैंकों के MD और CEO के नाम बताना। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये कहता है कि टोनीटैक, NSDL बैंक एंड NPCI लॉन्च्ड ए UPI सर्विस फॉर फीचर फोन नेमली। टोनीटैक, NSDL बैंक और NPCI ने फीचर फोन के लिए एक UPI सेवा शुरू की है, इसका नाम है ए वॉइस से UPI पेमेंट सर्विसेज, बी UPI 247 सर्विसेज, सी UPI फॉर ऑल या डी UPI 123। सही उत्तर जान लेते हैं अब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वॉइस से UPI पेमेंट सर्विस। जी हाँ, तो टोनीटैक कंपनी क्या काम करती है, ये बेंगलोर की कंपनी है। ये वॉइस बेस इंक्रिप्टेड सिस्टम बनाती है जो कि विदाउट इंटरनेट जो वॉइस के थ्रू इंक्रिप्शन का प्रोसेस हो सके। इंक्रिप्शन मतलब होता है कि आपने अभी कुछ बोला और वो इंक्रिप्ट होके वो दूसरी जगह पर चले गई और वो वहाँ से वो डिक्रिप्ट हो जाएगी, मतलब बीच में कोई उस मैसेज को या जो भी कंटेंट है, जो भी डाटा है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता है। इंक्रिप्शन का ये मतलब होता है। तो इंक्रिप्टेड सिस्टम बनाती है कौन, टोनीटैक। और NSDL बैंक और NPCI बैंक के साथ मिलकर इन्होंने एक बनाया है वॉइस से UPI पेमेंट सर्विस। मतलब एक नंबर होगा, इस पर आप डायल करोगे तो आपका जो पेमेंट का काम है वो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जो एक UPI 123 सर्विस भी लॉन्च हुई है, किसके द्वारा, RBI के द्वारा, जो भी यही सिस्टम है UPI का जो यूज़ है वो फीचर फोन पे भी कर पाएंगे UPI 123 के द्वारा। ठीक है, तो ये दो सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव कि ये किस तरह के प्रोसेस होते हैं और इसमें क्या क्या फीचर होते हैं, किस तरह से फीचर काम करते हैं। इनके पीछे की संस्थाएं हैं जैसे कि NPCI, इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उनको प्रोसेस करती हैं।
तो इन सब के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। डिजिटल पेमेंट भी एक फ्यूचर है भारत का और भारत इसमें काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। ये क्या कहता है कि वेयर हैज द साहित्य अकादमी ऑर्गेनाइज द लिटरेसी फेस्टिवल साहित्योत्सव। साहित्य अकादमी ने साहित्य महोत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया है। हमारा ऑप्शन है ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी कानपुर या डी भोपाल। सही उत्तर जान लेते हैं, बी नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में जो साहित्योत्सव है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किया गया है और इसका थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो भारत में जो भारत सरकार के द्वारा कितने भी बहुत सारे जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं एट डिफरेंट इवेंट्स लाइक वुमेंस डे पे भी हुआ था, इन सब का थीम जो है आजकल यही चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्यों? क्योंकि हम मना रहे हैं आज़ादी का 75वां वर्ष और यहाँ पे भारत ने क्या क्या अचीव किया एट डिफरेंट फील्ड्स, उनको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और साहित्योत्सव कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया था भारत के कल्चरल मिनिस्टर ने, किन्होंने? अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप रोज कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम याद रखोगे तो आपको क्या होगा, इसका भी एक डाटाबेस आपके दिमाग में बन जाएगा, आपके नोट्स में बन जाएगा कि भारत के यूनियन मिनिस्टर्स कौन कौन हैं। तो किसी ना किसी सवाल से यूनियन मिनिस्टर्स जुड़े होते हैं, तो इनके बारे में भी आप रेगुलर पढ़ते रहिए, रेगुलर करंट अफेयर्स का फॉलो करेंगे तो आपको इन चीज़ों की भी जानकारी होती रहेगी। एक नोट्स इनका भी बनता रहेगा स्टैटिक पॉइंट्स का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन के ऊपर और ये आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेट अप बाय यूनियन कैबिनेट टू मॉनिटाइज गवर्नमेंट ओन्ड लैंड्स। ठीक है, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई है। हमारा ऑप्शन है ए इंडियन लैंड मॉनिटाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, बी नेशनल लैंड इवोल्यूशन कॉर्पोरेशन, सी नेशनल कमेटी फॉर लैंड इवोल्यूशन या डी नेशनल लैंड मॉनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, भारतीय भूमि मुद्रीकरण संगठन, राष्ट्रीय भूमि मूल्यांकन निगम, भूमि मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय समिति या राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। ठीक है, तो सही ऑप्शन जान लेते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नेशनल लैंड मॉनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन। जी हाँ, तो ये क्यों बना है, इसका क्या एम है, तो भारत सरकार की जो ज़मीनें हैं और उनका क्या इवोल्यूशन होगा, इसको ये नापने का काम करेगी ये संस्थान। ठीक है, तो ये संस्थान किसकी है? ये संस्थान है पूरी तरह से भारत सरकार की अंडर, भारत सरकार इसको ओन करेगी। और यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो भी जो ज़मीनें हैं, इसके अलावा जो पीएसयू की जो ज़मीनें हैं, ठीक है, जैसे कि गेल भेल, जो भारत सरकार की जो कंपनियां हैं उनकी ज़मीनों की भी ये ऑडिट करेगी, उनका मोनेटाइजेशन करेगी, कौन सी ज़मीन की रेट क्या चल रही है। ठीक है, तो एग्जाम में आने के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चांसेस हैं जो नेशनल लैंड मॉनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन बना, क्योंकि ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से फॉर्म हुआ है। इसकी घोषणा की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज करंट अफेयर सेशन को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी पॉइंट्स हमने बताए हैं और जो भी चीज़ हमने साथ में पढ़ने के लिए की है, आप उसको जरूर पढ़ें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को कमेंट में लिखिए कि आपको क्या और किस तरह के कंटेंट चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही साथ आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां आपको मिलेंगे ढेरों मजेदार कंटेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं चलता हूं और मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।